वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया उधर न्यूजीलैंड में और वहां पे उसने सेंचुरी भी स्कोर किया, सो ही वाज इन गुड फॉर्म। जैसे बताया पहले ओवर में 2 स्कोर था, बाकी जब दूसरा ओवर खत्म हुआ तो 20 स्कोर हो गया। तो बेसिकली जिस तरह आमिर ने इन दोनों पे प्रेशर बनाया पहले ओवर में, वो वसीम जूनियर के आते ही खत्म हो गया। अच्छा, कैसे? यार, इससे मोहम्मद आमिर से नहीं हटना। और दूसरा किसको आउट किया उसने? दूसरा उसने हुनैन शाह को बोल्ड हुनैन शाह को बोल्ड किया। बड़ा कोई तोप चलाई है उसने हुनैन शाह को बोल्ड करके, बड़ा कमाल किया, जिसमें खुश हो रहा है। मुझे इसमें जो थोड़ा सा रायली रूसो का एक जो गलत पॉइंट लगा वो ये लगा कि उसने जितने भी टूर्नामेंट चलता हुआ आ रहा है वो अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर से ओपनिंग करा था बॉलिंग की। आज उसने वसीम जूनियर से कराई, शायद उसको भी विकेट पड़ने में थोड़ा सा मसला हो गया या उसको नहीं समझ आई, लेकिन उसने वसीम जूनियर से कराया। उसने फौरन से अकील हुसैन के पास चला गया वापस, जो फिर अच्छा साबित हुआ बाकी चीजें, लेकिन तब तक स्कोर बहुत ज्यादा निकल चुका था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद हसीब एंड ताहिर। मैं ताहिर सईद हूं और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफे जौहर टाउन में, और मेरे साथ मौजूद हैं फैजान और अब्दुल्ला। आज PSL 9 का फर्स्ट एलिमिनेटर खेला गया, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के आज अनएक्सपेक्टेडली पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैंने अनएक्सपेक्टेडली इसलिए कहा क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड जितने भी टॉस जीती आई है, शादाब खान चेस करते रहे हैं बैटिंग। सो आज ये एक डिफरेंट फैसला था और थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था। दूसरा डिफरेंस ये था कि आज इन्होंने कॉलिन मनरो, जो कि इंजर्ड थे, उनके हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम था, कॉलिन मनरो को बिठा के आज मार्टिन गप्टिल को डाला। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवरों में 174 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और उसके जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 135 रन बनाए और उनकी ऑल टीम आउट हो गई। इस तरह ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया और क्वेटा ग्लैडिएटर इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई है। अब कल जो एलिमिनेटर होगा वो एलिमिनेटर 2 होगा, और वो होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। सो इस मैच को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। भाईजान, सबसे पहले आप बताएं, आपको क्या हुआ है? सही है, इनसे पूछे कि ये जो आज मैच हुआ है उसकी वजह से इनका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं सर, कोयटा हार गई, पर अच्छा ये हुआ कि आमिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नो डाउट आमिर ने अच्छा परफॉर्म यही किया। यही डिस्कस कर रहा था। आमिर ने बहुत अच्छा परफॉर्म आई किया। एम सपोर्टर ऑफ मोहम्मद आमिर सिंस अकेला आमिर क्या 2009। वो ठीक है, बस होता है सर, चलता है। हम दोनों ने ये बताया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। अच्छा, मेरी रीजनिंग तो है, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। आपकी क्या रीजनिंग थी इस्लामाबाद की? सब बेसिकली जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, एक उनसे ना वो जैसे वो उनका यूनाइटेड वी वोन, उस तरह से मुझे उनके साथ लगता है कि वो जो यूनाइटेड वी वोन वाला हिसाब है ना उनका, वो बड़ा अच्छा है सर तो इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। कनेक्ट होती है वो इसमें मैं चीज। कहना चाहूंगा कि इस्लामाबाद इनको इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कोयटा थी मेरी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली उनकी टीम बाहर हो गई है, लाहौर, अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कोई ना कोई तो टीम लेनी थी। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, तो ये पता है ना, मैं न्यूट्रल था। आपका नहीं था। नहीं, मैंने इसलिए कहा था इस्लामाबाद जीतेगी क्योंकि एक, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और उनकी जो बॉलिंग है वो अच्छा कर रही है। ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, ऑप्शंस भी हैं। अच्छा, एक और रीजन थी, आपने मुझे उस दिन कल डिस्कस किया था कि जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपने क्वेटा की बैटिंग डिस्कस नहीं की थी। देखो, इनका जेसन रॉय आउट ऑफ फॉर्म, इनका सबसे बड़ा प्लेयर रायली रूसो जो कैप्टन है वो आउट ऑफ फॉर्म। सो दे वर स्ट्रगलिंग थ्रू आउट, ठीक। और इनका बैलेंस भी जो था, फॉर एग्जांपल आज वो अवेलेबल था जिसका आपने कल शफेन रदरफर्ड, लेकिन उसको नहीं खिलाया इन्होंने, वो अवेलेबल था। और ये लूक, ये जो क्या इवेंस जो था, लॉरी इवेंस। अच्छा, अब लॉरी इवेंस भी वो जिस तरह कल हम डिस्कस कर रहे थे पॉल वॉल्टर का, ये भी वही कैटेगरी है, कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है बिल्कुल भी, उसको खिला रहे हैं। बहरहाल, एनीवेज, आज जो मुझे मजेदार काम लगा वो ये था कि जी आज मार्टिन गप्टिल और एलेक्स हेल्स ने ओपन किया। अच्छा, एलेक्स हेल्स हमने देखा है कि वो बहुत आउट ऑफ फॉर्म चला आ रहा था, लेकिन आज उसने 20 बॉलों में 23 रन मार दिए। एक पॉइंट पे उसने 12 बॉलों में सिर्फ 5 रन बनाए हुए थे।
सर वो जो 12 बॉलों पे 5 रन थे, वो उसका जो बैक से एक चलता हुआ आ रहा है कि उसकी फॉर्म नहीं थी, वो उसकी वजह से था। और जो फिर बाद में उसने 8 बॉलों पे जो रन किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि जो मार्टिन गप्टिल ने उसके ऊपर से पूरा प्रेशर हटा दिया था। हाँ। जब प्रेशर आपके ऊपर से हटता है ना, जैसे आमिर ने पहला ओवर किया और आमिर ने सिर्फ 2 रन दिए, 2 रन उसके बाद हमारे वसीम जूनियर सर आए, उनको आपने नया बॉल दे दिया। जब आपको पता है कि वो एंगल वाले बॉलर है, ना उनको स्विंग करनी आती है, ना उनका कोई, ना वो सीम वाले बॉलर नहीं है, उनके वो सीम नहीं मार सकते विकेट के ऊपर, वो एक एंगल की तरफ से बॉलर आते हैं, उनका एक एंगल है, उससे उनका बॉल हमेशा इन स्विंग होता है। तो जो उन्होंने पहला एक 5 रन दिया, उसके बाद जो उन्होंने मार्टिन गप्टिल को बॉलिंग की है, मार्टिन गप्टिल को किसी टीम ने इस वक्त सेलेक्ट नहीं किया था, एंड पे जाके नीचे से इस्लामाबाद ने सेलेक्ट किया था उसको। और वो इनको चाहिए था कि जो है ना उसको एक बिल्कुल, जैसे आमिर ने उसको बिल्कुल रोक के रखा हुआ था ना, तो उसी तरह ऐसे प्लेयर को हमेशा आप रोक के रखते हैं जिसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो बैट्समैन है कि जिसको विकेट से कोई लेना देना नहीं है। वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप उसको किसी भी विकेट पे छोड़ दो कि 10 बॉलें खेल लेगा, उसके बाद उसने अपनी शॉट्स खेलनी और जो उसने फिर करके दिखाया आज। यार मार्टिन गप्टिल जो वापस आया ना, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आया उधर न्यूजीलैंड में, और वहां पे उसने सेंचुरी भी स्कोर की है, सो ही वाज इन गुड फॉर्म। एक दूसरा ये कि जिस वक्त टॉस हुआ ना और जिस वक्त शादाब ने अपनी टीम को अनाउंस किया, उस वक्त मुझे झटका लगा जब इन्होंने कहा कि कॉलिन मनरो नहीं खेल रहा और मार्टिन गप्टिल आ गया। आई थॉट कि यार ये इन्होंने क्या किया है, एलेक्स हेल्स पहले फॉर्म में नहीं है, मार्टिन गप्टिल पहला मैच खेलने आ रहा है इतना इंपॉर्टेंट, सो ये तो बिल्कुल इनके लिए डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह मार्टिन गप्टिल ने आज खेला है, आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल। और एलेक्स हेल के ये जो 23 रन थे, आई थिंक ये एक बोनस था। सर देखिए, जैसे अब केन विलियमसन और ये दोनों ओपन जिस तरह किया, जैसे बताया पहले ओवर में 2 स्कोर था, बाकी जब दूसरा ओवर खत्म हुआ तो 20 स्कोर हो गया। तो बेसिकली जिस तरह आमिर ने इन दोनों पे प्रेशर बनाया पहले ओवर में, वो वसीम जूनियर के आते ही खत्म हो गया। यार वसीम जूनियर नॉर्मली वैसे अच्छी बॉलिंग करता है, आज प्रोबेबली इट वाजंट हिज डे। सर उसे पहले 2 ओवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं किए। सर उसका जो वो बॉलिंग अच्छी करता है ना, वो करता है पुराने बॉल से, वो है रिवर्स स्विंग का बॉलर। अगर आप लोगों ने उसको पिछले 1-1.5 साल में देखा अगर आपने देखा हो कि यार उससे पिछले मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से बॉल ओपनिंग की हुई है विकेट, जब नसीम इंजर्ड हुआ था, उस वक्त शाहीन के साथ वसीम जूनियर ओपन कर रहा था बॉलिंग को। सो इतना बुरा बॉलर नहीं है, आज प्रोबेबली वाजंट हिज डे, लेकिन फॉर दैट मैटर आज काफी लोगों का दिन नहीं था। जैसे कि हमारे फैजान साहब का। हाँ, अच्छा तुम उसकी जरा ज्यादा किट ना लगाओ। मार्टिन गप्टिल, एलेक्स हेल्स, आगा सलमान, शादाब और आजम तक तो इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। आई थिंक दे वर ऑल प्लेइंग अराउंड मार्टिन गप्टिल। लेकिन उसके बाद जो लाइन लगी, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कमबैक बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स। नो सर, वेरी गुड कमबैक बाय मोहम्मद आमिर। अच्छा कैसे? यार इससे मोहम्मद आमिर से नहीं हटना, क्योंकि सर जो आपने देखा 16 ओवर तक वो अपने फ्लो में चल रहे थे। 16 ओवर के बाद जब आमिर आया तो हम लोग भी बैठ के ही बात कर रहे थे, ये लोग कहते हैं कि आमिर खत्म हो गया है, चीजें हो गई। मैंने कहा अभी वो आएगा, अभी बता देगा कि वो कितना बड़ा बॉलर है। यार मोहम्मद आमिर ने 4 ओवरों में 20 रन दिए और 2 विकेट लिए, ठीक है। सो एवरेज तो उसकी बहुत अच्छी है, इकोनॉमी जो थी। सर ये 20 रन भी हुआ है क्योंकि एक नसीम शाह ने बिल्कुल लास्ट बॉल पे एक वो छक्का मारा है, जो वो छक्का मारना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मिडल ऐसा हुआ कि वो बहुत बार चला गया छक्का। ठीक। सो आमिर ने आउट किया जी, एक तो फहीम अशरफ को, और दूसरा किसको आउट किया इसने? दूसरा उसने उनैन शाह को बोल्ड किया। बड़ा कोई तोप चलाई है उसने उनैन शाह को बोल्ड करके, बड़ा कमाल किया, जिसमें खुश हो रहा है। सर यही तो मैं कहता हूँ कि वो जो बॉलर है ना, जो बड़ा बॉलर होता है, उसको कभी भी बड़ा बैट्समैन शॉट्स नहीं मारता, वो प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे अगर आपने देखा हो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जो एक जोड़ी है, वो जोड़ी इसी वजह से बड़ी जोड़ी है क्योंकि नसीम शाह प्रेशर डालता था और वो अटैकिंग बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी तो वो आउट करता था। जब तक आपके पास पेयर नहीं होगा ना बड़े बॉलर्स का, तब तक आप अकेला बंदा तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता। तो अगर इसके पास भी एक पेयर होता नसीम के आमिर के साथ, कोई एक बॉलर अच्छा बॉलिंग करता, तो वो शायद सिनेरियोस कुछ और होते, लेकिन नहीं थे। अच्छा सो हाँ जी, वैसे बात इनकी सही है कि इनके पास कोई वो पेयर नहीं है। जैसे अगर आमिर ने अगर प्रेशर डाला है तो उसके पीछे कोई बॉलर नहीं है उसको बैक करने के लिए। आज के मैच में हमने देख ही लिया कि मुझे इसमें जो थोड़ा सा रायली रूसो का एक जो गलत पॉइंट लगा, वो ये लगा कि उसने जितने भी टूर्नामेंट चलता हुआ आ रहा है, वो अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर से ओपनिंग कराया था बॉलिंग की। आज उसने वसीम जूनियर से कराई, शायद उसको भी विकेट पड़ने में थोड़ा सा मसला हो गया या उसको नहीं समझ आई, लेकिन उसने वसीम जूनियर से कराया। उसने फौरन से अकील हुसैन के पास चला गया वापस, जो फिर अच्छा साबित हुआ बाकी चीजें, लेकिन तब तक स्कोर बहुत ज्यादा निकल चुका था। अकील ने आज किया जी 4 ओवरों में 34 रन और 2 विकेट।
सो अकील ने भी अच्छी की। मुझे साउथ अकील की बॉलिंग बड़ी अच्छी लग रही है यार। आज फिर उसने एक ओवर में सिर्फ 5 रन दिए हैं और उसे सिर्फ एक ही ओवर करवाया गया और एक आउट भी किया है। और उसने एक आउट भी किया, बिल्कुल। सो अजीब सा। ये उस्मान तारिक के बारे में क्या ख्याल है? सर उस्मान तारिक के बारे में भी तो कुछ ख्याल नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्लेयर को ना एक पीएसएल से स्टार बना देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ना कभी भी हम लोग इस पीएसएल से उस्मान तारिक को एक ब्रांड बना दें। नो डाउट कि उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और परफॉर्म करते करते ही वो यहाँ आया है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी इसकी हाइप क्रिएट हुई थी कि एक मिस्ट्री बॉलर आ गया, मिस्ट्री बॉलर आ गया, लेकिन अभी उसके एक्शन पे भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वो खेल सकता है। जैसे ही वो किसी बड़ी जगह पे जाएगा तो उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अंपायर्स उसके ऊपर हाथ होला रखेंगे यार। लेकिन तुम्हें पता है कि इस वक्त पूरे पीएसएल के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर वो टीम थी जिसका प्रोबेबली बॉलिंग अटैक जो था वो सबसे स्ट्रांग था। सो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग का इतना कसूर नहीं है जितना इनका बैटिंग का कसूर है, और उसमें भी बहुत ज्यादा। एक तो ये कि जी इनका जो कैप्टन था ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल सर। सो जो इन्होंने कमबैक किया है, फहीम अशरफ ने सिर्फ 1 रन बनाया, हैदर अली ने 1 रन बनाया, इमाद वसीम ने 4 रन बनाए, नसीम शाह ने 7 रन बनाए, हुनैन शाह 0, और ये जो ओबैद मुकॉय नया प्लेयर आया है इससे भी 0 किया। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कमबैक। ये जो 174 रन थे ये कम थे, ये बहुत कम थे। जिस तरह का स्टार्ट इनका हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, आई थिंक इनको कोई 185 190 के करीब होना चाहिए। सर विकेट ये 190 की थी, 180 190 इसका पार स्कोर था, और जो जिस स्पीड जिस वे में ये लोग जा रहे थे, जिस फ्लो में ये लोग जा रहे थे, उसमें 200 210 सुकून से बन रहा था। वही बात है जो हम कहते हैं ना कि बॉलिंग इनकी स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सपीरियंस है इनके पास सारी बॉलिंग में। जो इन्होंने करके दिखाया कि 175 पे इन्होंने 9 आउट कर दिए और टीम को रोक दिया। बिल्कुल। सारी जो बात आएगी वो अब हम अगली बात करेंगे जो बैटिंग पे आएगी। अच्छा, सो ठीक है, इन्होंने 174 पे रोक दिया। उसके बाद जी आपका स्टार्ट होता है कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग। तो कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग अब देखे, जब 3 ओवर पहले हुए, 3 ओवर्स में आपकी 3 विकेटें गिर चुकी थी पहले 3 ओवर्स में। उसके बाद चौथे ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी, 5वें ओवर में फिर 2 विकेटें गिरती हैं। इस तरह आपके 5 ओवर में आधी टीम आपकी आउट होगी। बिल्कुल। इनके 5, मेरा ख्याल है 18 पे 5 आउट, 16 पे 5 आउट थे। अब 16 पे 5 के बाद किसी टीम के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। और हिस्ट्री भी यही बताती है, पीएसएल की भी और वैसे भी क्रिकेट की भी, कि यार 5 आउट जब आपके पहले 6 ओवरों में हो जाएं तो उसके बाद मैच में वापस आना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें मुझे साउथ शकील तो चलो थ्रू आउट परफॉर्म करता आ रहा था। आज वो इत्तेफाक से आज इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कोई शक आज उसे कमाल कर दिया। सर वही मैं बात करता हूँ ना, एक एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। अब उसने 10 मैच खेले अपने ग्रुप सीरीज में जो वो परफॉर्म नहीं कर पाया। बिल्कुल। लेकिन जो शादाब ने उसके ऊपर जो वो दिखाया, उसको ट्रस्ट किया जो उसने लास्ट मैच में ही बोला, जब उसने लास्ट बॉल पे एक छक्का मारा था, तब भी उसने यही बोला था आके बाद में भी कि मैं इमाद भाई को इसलिए इतना सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिसकी वजह से हमें पता था कि वो बॉलिंग में नहीं चल पा रहे, तो इसलिए हमने उनको बैटिंग के लिए किया। जब आप किसी भी प्लेयर पे एक्सपीरियंस ना हो, यंगस्टर हो, जब आप किसी भी प्लेयर को इतना बैक करते हो ना, तो वो फिर परफॉर्म करते ही करते, और एक्सपीरियंस तो होता है इसलिए बड़े मैच के लिए। ठीक है, तो ही बड़े मैच के लिए। मुझे ऐसे लगा जैसे शुरू में इमाद वसीम इतना एंजॉय नहीं कर रहा था। ही वाज नॉट इन हिज ग्रूव। ये जो आखिरी 2-3 मैचेस में इसने परफॉर्म करना शुरू किया ना, जिस तरह हम फहीम अशरफ की भी बात कर रहे थे कि उसे कुछ आखिरी मैचेस में आके परफॉर्म करना शुरू किया, आई थिंक इससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आज इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, साउथ शकील को उसने पहले ओवर में आउट किया, ठीक है, और उसके बाद जेसन रॉय। अब जेसन रॉय की मुझे समझ नहीं आ रही। ही इज प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, ऑल्दो he has been on the road for a very very long time now, since January he's been on the road, जिसकी वजह से उसने आईपीएल से भी बैकआउट किया। बिल्कुल। बट आखिरी मैच था और उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं खेला, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर का क्या फायदा कि आप जाके वो आउट होने के बाद जाके आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं अपने चेंजिंग रूम के अंदर। इसका क्या फायदा है? सर ये जो जेसन रॉय का जो एटीट्यूड का थोड़ा सा मसला भी है, वैसे भी मसला है, क्योंकि और दूसरा ये जो इनका खेलने का तरीका है ना,
जिसकी वजह से इस वक्त इंग्लैंड की टीम से बाहर भी हैं। वो इसीलिए बाहर हैं क्योंकि इंग्लैंड की टीम एक तो बेसबॉल पे यकीन रखती है, लेकिन वो इतना भी बेसबॉल पे यकीन नहीं रखती कि आप जाते ही आउट हो जाए, क्योंकि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो ना तब बेसबॉल वाली जो क्रिकेट है वो नहीं समझ नहीं आती। चलती, ठीक है। जब आप इनफॉर्म होते हो तब आपकी हर बॉल मिडल हो रहा होता है, हर चीज मिडल हो रही होती है। अब आप देखें अगर, तो वो नसीम शाह को 5वें स्टंप पे आके कवर ड्राइव मारना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो आउट हुआ। और नसीम इस वक्त प्रोबेबली पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, इस PSL का बेस्ट बॉलर है नए बॉल से, क्योंकि वो इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर वन, शॉर्ट पिच सब कुछ वो कर सकता है और विद एक्स्ट्रा पेस से कर सकता है, और उससे अच्छा बॉलर है नहीं। अगर आप थोड़ा सा सब्र करते, थोड़ा सा आप उसका ओवर रोकते, क्योंकि उसके बाद तो आप बताए शादाब खान फॉर्म में नहीं है, और उसके बाद सलमान आगा ने बॉलिंग करनी होती है, चीजों फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग करनी होती है। वो लोग इतने कोई ऐसे ये बॉलर वो नहीं है, बॉलर impact थे bowler नहीं है, जिनके ऊपर ये कैच अटैक कर सकता था। बिल्कुल ठीक है। सो जेसन रॉय वेरी रिस्पॉन्सिबल, रायली रूसो अगेन ही इज बीन कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म। उसका क्या एवरेज है इस टूर्नामेंट में? सर उन्होंने 10 इनिंग्स खेली हैं, 148 रन बनाए हैं टोटल 10 इनिंग्स में, और उन्होंने 16.4 की एवरेज है उनकी। और सबसे बड़ा जो उन्होंने स्कोर इस सीजन में बनाया है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ही बनाया है। जो उनका सबसे बड़ा स्कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट वो है 34 ऑन 38 बॉल्स। तो और उसके बाद अगर आप देखें तो उनका स्कोर 30, 18, 14, 6 ये स्कोर है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। सिर्फ एक वो 34। और कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए जो एक सेटबैक है वो ये भी है कि जब आपका कप्तान परफॉर्म नहीं करता ना, हाँ। तो आपकी टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर करती है। बिल्कुल सही है। सो बेसिकली एक तो जेसन रॉय, एक रायली रूसो, ये एक मेजर सेटबैक था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अच्छा, जो कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस कोयटा की तरफ से नजर आई, एक तो मुझे ख्वाजा नाफे इंटरेस्टिंग लगा, आज नहीं चला। 10 बॉलों में 5 रन करके तो इमाद वसीम की बॉल पे उसे बॉल खड़ी कर दी थी। उमैर यूसुफ ही स्कोर्ड अ 50 टुडे, 37 बॉलों में 50, एंड तक खड़ा रहा। उमैर के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो ये ही फेल्ट लाइक अ फ्रेश ऑफ ब्रेथ एयर, अकेला एक प्लेयर जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से परफॉर्म कर रहा था। ही इज नॉट अ हार्ड हिटर बैट्समैन। इसकी डोमेस्टिक में भी पिछले 4-5 साल से बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। ये टॉपर थे, ये और सऊद शकील दोनों, ये जो पिछले 5 साल के जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में चल रहे हैं, ये इसकी वजह से ये दोनों जो हाइप क्रिएट की थी। लास्ट टाइम भी ये दोनों कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ थे, लेकिन इन दोनों को चांस नहीं मिला था। उमैर बिन यूसुफ जो काइंड ऑफ अ प्लेयर है वो है रिजवान बाबर, जो कि विकेट पे खड़ा रहेगा, उसके साथ आपने टीम चलानी होती है। सो ये नंबर 3 का प्लेयर, ये नंबर 3 का प्लेयर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कह दोगे कि 16 पे 5 आउट हो गए और अब आपने 175 चेस करना है, वहां से तो कोई भी वो नहीं कर सकता। वो नहीं हो सकता था, लेकिन एज ए नंबर 3 बैट्समैन ही प्लेड रियली वेल। तो वो उसने अच्छा खेला, लेकिन जब आपके दूसरे एंड पे जो बैट्समैन है उसके साथ आपने बड़ी मिसकम्युनिकेशन की। जैसे आज 2 रन आउट हुए, ये दोनों रन आउट उमैर यूसुफ ने करवाए हैं। तब वो पिच पे था उस टाइम। हाँ, दोनों जो है उस टाइम ऐसे ही आउट हुआ। जैसे वो क्या नाम लॉरी था? इवेंस और अकील हुसैन दोनों रन आउट हुए। अकील हुसैन जब आउट हुए, मतलब कि जब भी कोयटा का कोई आउट हुआ तो एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन उसने जो है ना, वो आउट होने के बाद जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए। वो कभी ऐसे बल्ले मार रहे हैं, कभी अपने ड्रेसिंग रूम में जाके जो है चीजें इधर उधर फेंक रहे हैं। रायली रूसो ने भी यही किया, जेसन रॉय ने भी यही किया, अकील हुसैन ने भी यही किया, वसीम जूनियर ने भी वसीम जूनियर ने भी यही किया। सो सारे जो थे फ्रस्ट्रेट हुए हुए थे और अच्छा नहीं। सो आई थिंक अ वेरी बैड परफॉर्मेंस। अकील बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो रन आउट हो गया। अगेन आई थिंक इसमें उमैर की कोई इतनी गलती नहीं थी। नहीं सर, रन आउट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, और जब आपको इतना सारा स्कोर रन चेस करना होता है ना, और आपके 16 पे 5 आउट और उसके बाद आपका एक बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर तो अकील हुसैन नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। जब आप उसके ऊपर सारा डाल देंगे कि अब आपने 175 चेस करना है, तो वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। और उमैर बिन यूसुफ का भी जो है कि जो कह रहे हैं कि उसने रन आउट करा दिया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, वो इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेला नहीं है। डोमेस्टिक आप सबको पता है हमारा कितना बड़ा ब्रांड है या नहीं है। आई एग्री। आई थिंक एक यंग प्लेयर से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरा ज्यादती है। अच्छा, एनीवेज जी, सो इन्होंने आज 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। 18.4 ओवरों में 135 पे ऑल टीम आउट हो गई। मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ वो हुआ सर विवियन रिचर्ड। जिस तरह से वो सपोर्ट करता है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, ही हैज ऑलवेज बीन अ मेंटोर फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स।
और उसके लिए ये मैच लूज करना आई थिंक इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी एज वेल। सर देखिए, जब आप 4 साल बाद प्ले ऑफ खेल रहे हैं तो आपके पास एक होता है कि यार अब प्ले ऑफ में आ गए, अब आगे भी जाना है, फाइनल्स तक जाना है। तो आप पहले ही उधर एलिमिनेटर में आप बाहर होते हैं, तो होता है एक अंदर से सर वो। अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे ना पूरा, तो आपको दिखेगा कि 4 में से 4 मैच वो जीते थे, 5वां मैच उनका वॉश आउट हो गया, तो 5 में से 4 मैच वो जीते हुए थे। टॉप ऑफ द टेबल चल रहे थे, हर चीज स्मूथ चल रही थी। रायली रूसो की गलतियां नजर नहीं आ रही थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सब चीजें परफॉर्म हो रही थी। एक आधा मैच कोई हार रहे थे तो शर्फेन रदरफोर्ड, अकील हुसैन ने जिता दिया था। लेकिन उसके बाद जब से शर्फेन रदरफोर्ड गया ना, ये लोग फिर उस चीज से निकल ही नहीं सके। वो निकल इसलिए नहीं सके क्योंकि फिर बाद में लोग 5 में से 1 मैच जीते, और वो एक मैच भी लास्ट बॉल में वसीम जूनियर ने शाहीन अफरीदी को छक्का मारा, तो वो जीते। बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर था जो वो जीते। उसके बाद से मतलब लास्ट 5 से 6 मैचेस में टीम दिखी नहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जो वो पहले 5 मैचेस में थी कि ये शायद फाइनल खेलेगी या शायद फाइनल जीत भी सकती है। और दूसरा सर, जब सर विविन रिचर्ड्स की बात होती है ना, तो वो अपने दौर के एक जो मतलब वो थे कि वो बॉलर को बोल के आता था कि अब तुम मुझसे बचो, अब तुमने यही रहना है और मैं भी यही रहूंगा, और हर चीज होती थी। लेकिन फिर होता क्या है, जब सर विविन रिचर्ड्स जैसा आपके पास बैठा हो, शेन वॉटसन जैसा दिमाग आपके पास बैठा हो, शॉन टेट जैसा दिमाग आपके पास बैठा हो, मोइन खान जैसा लोकल आपके पास बैठा हो, तो फिर अगर आपकी चीजें सॉर्ट आउट ना हो 5 से 6 मैचेस में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा थिंक टैंक की जरूरत है अगले साल में। क्योंकि और दूसरा, आपने सरफराज अहमद को भी बिल्कुल ही मुझे लगता है शायद बाइकआउट कर दिया। सरफराज इज डन सर सरफराज इज डन, बट मुझे हमेशा से एक लड़ाई ये रही है पाकिस्तानी टीम में भी और वैसे भी। सरफराज अहमद इज डन, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन सरफराज अहमद को आप तब साइडलाइन कर सकते हैं जब आपके पास उससे कोई अच्छा बैट्समैन हो। अगर आप लॉरी इवेंस के मैच देख लें, अगर उसने कुछ परफॉर्म किया तो उसने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया। वैलिड पॉइंट। और लॉरी इवेंस से तो फिर भी सरफराज अहमद बेहतर है। आज जिस तरह का मैच था, 16 पे 5 आउट थे, हो सकता है कि सरफराज अहमद का एक दिन हो सकता था। वो इसलिए क्योंकि सरफराज अहमद को इन चीजों से निकलना आता है, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। वो यार उसको अच्छा बहुत मौके मिले हैं। मेरा ख्याल है ये सरफराज अहमद वाली जो डिबेट है ना, ये खत्म हो सिर्फ खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई। सरफराज अहमद डन एंड डस्टेड, खत्म। जैसे आमिर डन एंड डस्टेड, इमाद वसीम डन एंड डस्टेड, हम लोगों ने आगे देखना है। लेकिन जब आपके पास टीम में कोई है, जब आपने खरीदा है, आपने पैसे दिए हैं, आपने उसको खरीदा है, तो या तो फिर आप पहले खरीदो ही ना। अगर आपने खरीदा है तो फिर आपने उसको इज्जत देनी है, उसको चीजें देनी है। क्योंकि वो, अगर आप कह रहे हो 4 साल से नहीं पहुंची प्लेऑफ्स में, तो पहले जो 5 साल थे उसमें प्लेऑफ्स के इन्होंने फाइनल भी खेले, फाइनल जीता भी है। वो सरफराज अहमद की कप्तानी थी। और दूसरा जो मुझे एक चीज लगता है, सरफराज अहमद की ना जो जगह है, उसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उसको 1 डाउन खिलाना है, उसको ओपनर खिलाना है, उसको 4 डाउन खिलाना है, उसको हार्ड हिटर खिलाना है। सरफराज अहमद जब टीम में था, 4थे नंबर पे बैटिंग करता था, सुकून से खेलता रहता था। लेकिन जब आप उसको बोलोगे कि 5वें नंबर पे खेल लो, जब आप कहोगे कि ओपनिंग कर ले, क्योंकि उसने लास्ट सीजन में, सेकंड लास्ट सीजन में, थर्ड लास्ट सीजन में उसने ओपनिंग भी की है, क्योंकि रिजवान ओपनर आ रहा था। तो जब सरफराज अहमद जितना सीनियर है, उसको खुद भी बताना चाहिए कि भाई मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ, मैं किस चीज का हूँ। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट में और ये पीएसएल में यही थोड़ा सा मसला है, ये जो प्लेयर खुद नहीं जाता, रिटायर नहीं लेता, ये लोग भी जब तक बिल्कुल डन एंड डस्टेड नहीं हो जाते, ये लोग खुद भी चाहते हैं कि नहीं हम खेलते रहे। यार वो तो एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान की, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी टाइम मैनेजमेंट ऊपर चेंज होनी है और नीचे से किसी भी प्लेयर को कॉल आ जानी है। मुझे तो डर था कि कहीं शोएब मलिक को दोबारा कैप्टन ना बना दें, जिस तरह मैनेजमेंट चेंज हो रही थी, कि जी शोएब मलिक को कहें कि जी आजा भाई दोबारा तो कैप्टन बन जा। सो यू नेवर नो, अभी भी नहीं पता। अब जैसे डिबेट हो रही है कि बाबर आजम को कप्तानी दे दें दोबारा से, कोई पता नहीं है। सो एनीवेज ये तो हो गया। अच्छा, सो कोयटा ग्लैडिएटर्स इज आउट। अब सेकंड एलिमिनेटर जो कल होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। हाँ जी हाँ जी, अच्छा आपका जी? सब मेरे लिए दोनों टीमें जो है वो अच्छी हैं वैसे, लेकिन अगर एक को तो पेशावर ज़ल्मी। मेरी भी नहीं, कल हम एक से बराबर करेंगे। मेरी भी कल की पिक पेशावर ज़ल्मी है, और उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो ये मैच हारे हैं ना, ये इनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हारना। आई थिंक कल दे विल कम प्रिपेयर्ड और बेहतर तरीके से। ऑल्दो इस्लामाबाद की टीम भी कल प्रिपेयर होके आएगी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि कल पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगी। तो सर जितनी प्रिपेयर होके आएगी, पॉल वॉल्टर को खिलाएंगे? पॉल वॉल्टर नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। उसका खेलना बनता नहीं है, वो बिल्कुल बेकार प्लेयर है।
उसकी कोई जगह नहीं है इस टीम में। सर उससे अच्छा तो मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला को भेज देते हैं। मुझे अब्दुल्ला? भेज दो यार, पेशावर में खेलना है ना, खेल लूंगा मैं। पेशावर में आप नहीं खेल सकते हो। मैं खेल लूंगा। अच्छा, थोड़ी सी बॉलिंग डिस्कस कर लें। इमाद वसीम ने आज 4 ओवरों में 12 रन दिए, 3 विकेट ली, एक्सीलेंट बॉलिंग। नसीम शाह ने 4 ओवरों में 33 रन दिए, 2 विकेट ली। ये जो उबैद मकॉय आया था ये भी काफी मजे का प्लेयर लगा। शादाब के बारे में मेरा ख्याल है कि शादाब को वही करने की जरूरत है जो स्टीव स्मिथ ने किया था। स्टीव स्मिथ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया, ही केम इन एज ए लेग स्पिनर, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया और प्रॉपर बैट्समैन बन गया और उसने लेग स्पिन करनी छोड़ दी। आई थिंक शादाब इज बिकमिंग अ बेटर बैट्समैन नाउ देन अ बॉलर। और पाकिस्तान के पास अब अबरार और ये जो नए दूसरे बच्चे आए हैं, इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं कि शादाब को बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। शादाब ऑन हिज ओन आई थिंक ही कैन प्ले एज ए बैट्समैन ओनली। सर अगर आपको याद हो तो स्टीवन स्मिथ ने जब बॉलिंग छोड़ के बैटिंग कर रहा था ना, तो उसको 2 साल के लिए गायब कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल उसको अकेडमी दी, उसको बिल्कुल तैयार कराया, क्योंकि उनको वो दिख गए थे, शायद जेम्स दिख गए थे उसके अंदर के बैटिंग के ज़्यादा हैं। और जिस तरह का स्टीवन स्मिथ प्लेयर है ना, मोहम्मद आमिर, स्टार्क, ये सब कहते हैं कि उसको आउट करना बहुत मुश्किल काम है। और आउट करना उसको मुश्किल होता है जो विकेट नहीं थ्रो करता अपनी। शादाब खान नो डाउट इज़ अ बेटर बैट्समैन नाउ, हमारे मिडिल ऑर्डर में काम कर सकता है वो, लेकिन जब तक आप बैड बॉल को नहीं मारोगे और अच्छे बॉल की इज्जत नहीं करोगे तब तक आप बहुत बड़े बैट्समैन नहीं बन सकते हो। शादाब ने आज भी वही किया, अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जो वो शॉट्स मार देता है, मतलब अगर आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनना है और वो भी पाकिस्तानी टीम में, अगर आपका एम है कि मैं पाकिस्तानी टीम में वैसे जाऊंगा कि मैं लेग स्पिनिंग भी कर लूँ एक आधा ओवर, जैसे हफीज था एक आधा ओवर कर लिया, और आपने उसके बाद आपने बैटिंग भी करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा विकेट पे रहने की जरूरत है। यार आपको मेरा पूरी ख्याल टीम है चलानी कि पड़ेगी। मेरा ख्याल है साउथ इसकी जरूरत नहीं है। देखो साउथ शकील अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपका साइम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपका इफ्तिखार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपके पास ये अबरार आ चुका है, आपके पास ये उस्मान तारिक आ गया है, आपके पास ये जो 2-3 नए बच्चे आए हैं, मेहरान मुमताज बहुत अच्छी बॉलिंग कर सो रहा है। मेरा ख्याल है कि स्पिन ऑप्शंस पाकिस्तान के पास अब काफी मौजूद है। अगर शादाब ना भी बॉलिंग करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि Anyway, वो एक चीज़ मैं इसमें वो करा दूं, क्योंकि अगर आप शादाब को अगर आप देखें, जैसे हम एक मिसाल लेते हैं, हम कह नहीं सकते पर मिसाल ले सकते हैं, जैसे जॉन्टी रोड्स था, वो 30 से 35 स्कोर करता था एवरेज, ठीक है, और 15 से 20 रन अपनी फील्डिंग से रोक से लेता बचा था। लेता शादाब था। खान के लिए सेम ही हो सकता है कि बिल्कुल ही आप हो 3 सकता से 35 स्कोर करें, 15 से 20 स्कोर अपनी फील्डिंग से रोकें, एक आधा रन आउट करें, 2-3 कैच करें, आप सुकून करें अपनी टीम में। एनीवेज जी, आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता। कल ये एलिमिनेटर 2 खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी मुल्तान सुल्तान के साथ मंडे को। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स इज आउट, सिर्फ 3 टीमें रह गई हैं। कल एक और टीम बाहर हो जाएगी और फाइनल्स का डिसाइड हो जाएगा। आपके पास कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।